आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट है सेकेंड नंबर का है। इससे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हुआ है और बहुत ही डिटेल्स में बात हुई है उसमें। अगर आप अभी नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, पहले यह PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकें। फिर मैं इसका वीडियो 4-5 घंटे के बाद अपलोड करता हूँ और फुल्ली डिस्कशन के साथ। तो चलिए दोस्त, अगर टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से किस शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। दोस्तों हमारे संविधान में बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के बारे में तो चर्चा है, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो आर्टिकल 23 और 24 में है, भाग 2 में। तो ये फंडामेंटल राइट भाग 3 में, सॉरी, तो इसमें तो चर्चा है, लेकिन दलित शब्द का यूज नहीं है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। तो दोस्तों भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास निहित है, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ कहते किसको है, तो जो हमारे संविधान के समवर्ती सूची और राज्य सूची में जो मामला न दिया हो वो अवशिष्ट शक्तियाँ है। और अवशिष्ट शक्तियाँ कौन कौन है, जैसे केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, ये अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार, ये भी अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत आता है। दोस्तों और किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये आर्टिकल 248 है। आर्टिकल जो है 248 में ये दिया हुआ है कि समवर्ती सूची और राज्य सूची में जो मामला न दिया हो वो संसद वहाँ पे कानून बना सकता है। ये आर्टिकल 248 में है। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें बीमा जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों पिछला वीडियो में समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से बात किए हैं। अगर वो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। दोस्तों एक फैक्ट बताए थे, फिर हम रिपीट कर देते हैं कि 5 जो था राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, वो कौन कौन है, तो शिक्षा हो गया, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। फिर जंगल हो गया, फिर तीसरा जो है जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण, ये समवर्ती सूची का विषय हो गया। भार और मापन जो है, पहले राज्य क्या था, अब जो है समवर्ती सूची का हो गया, भार और मापन, ये 4 नंबर का हो गया। दोस्तों 5th नंबर में जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय, गठन और संगठन का प्रशासन, ये 5वां नंबर है। तो पाँच जो विषय है वो राज्य सूची से कहाँ स्थानांतरित किया गया, समवर्ती सूची में, और ये 5 विषय से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो बजट शब्द तो आता है, स्थगन प्रस्ताव भी आता है, लेकिन दोस्तों शून्यकाल नहीं आता है। दोस्तों शून्यकाल के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। दोस्तों शून्यकाल जो है वह समय होता है जब सभा में सदस्यों की ओर से तत्काल सार्वजनिक मुद्दा उठाए जा सकते हैं, और ये मुद्दा उठाने के लिए जो है पहले 10 बजे से पहले, कब 10 बजे से पहले अध्यक्ष के नोटिस दिया जाता है इसके संबंध में कि हम ये मुद्दा उठाएंगे 10 बजे से पहले। दोस्तों लोकसभा में जो है प्रश्नकाल का टाइम होता है, शून्यकाल का जो टाइम होता है ये प्रश्नकाल का बात होता है। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद जो है शून्यकाल स्टार्ट होता है। और राज्यसभा में दोस्तों, राज्यसभा में जो है शून्यकाल से ही स्टार्ट होता है, इसको याद रखिएगा क्योंकि राज्यसभा के बारे में बहुत स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। शून्यकाल से ही राज्यसभा स्टार्ट होता है, लेकिन लोकसभा में जो है प्रश्नकाल के बाद स्टार्ट होता है। दोस्तों यह अवधारणा कब से शुरू हुआ, तो ये 1962 ईस्वी से शुरू हुआ, डेट याद रखिएगा। और शुरू करने वाला कौन था, ये 9वें अध्यक्ष थे, रवि रे, ये 9वें अध्यक्ष थे जिन्होंने जो है शून्यकाल की माने व्यवस्था स्टार्ट किया शून्यकाल का। अगला है, किसी समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो दोस्तों ये समिति जो है पराकलन समिति है। इसमें जो है टोटल 30 सदस्य होता है और ये लोकसभा का ही सदस्य होता है। दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम समिति, दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है ये इसका काम क्या है, तो ये PSU जो हमारे देश में है इनका माने लेखा जोखा बनाता है, चेक करता है PSU का। दोस्तों ये कब से आया, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है ये 1964 में, कब 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पे आया था।
तो पूछ देगा कि सार्वजनिक उपक्रम समिति किसके सिफारिश पर आया था, तो कृष्ण मेनन के सिफारिश पर आया था। और कब? 1964 में। दोस्तों जब ये 1964 में आया तो 15 सदस्य था, जिसमें लोकसभा का 10 सदस्य था और 5 सभा राज्यसभा का था। लेकिन अभी जो है, अभी 22 सदस्य है और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन है सार्वजनिक उपक्रम समिति का? तो इसका अध्यक्ष जो है संतोष कुमार गंगवार है। संतोष कुमार गंगवार, इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगर उसका पूछ दिया जाए कि प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है, तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है गिरीश बावट है। गिरीश बावट, ये हाल फिलहाल में बना है गिरीश बावट, और 1 साल के लिए ये सब समिति बनाता है। ये वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति, ये दोस्तों 1919 के जो चार्टर एक्ट आया था उसी के थ्रू आया और 1921 से लागू हुआ था, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। इसमें कितना सदस्य होता है दोस्तों? इसमें भी 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और दोस्तों एक इसमें प्रथा चला लोक लेखा समिति में, पहले जो है, पहले विपक्ष का नेता नहीं होता था अध्यक्ष, जो सत्ता पक्ष था उसी का अध्यक्ष था। लेकिन 1967 से, कब? 1967 से इसमें जो है विपक्ष के नेता को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। और अभी कौन है? तो कांग्रेस का कौन है? ये अभी जो है अधीर रंजन चौधरी जो है इसका अध्यक्ष है लोक लेखा समिति का। और लोक लेखा समिति जो है कैग के रिपोर्ट को जांच पड़ताल करता है, चेक करता है। अगला है, दिए गए विकल्प में कौन सही है? कौन सही है वो बताना है। फर्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है। सही है, मूल क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी सही है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से डी होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो मूल क्षेत्रीय अधिकार है हमारे संविधान में 131 आर्टिकल में इसका चर्चा है। और अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है कहाँ से कहाँ चर्चा है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है 132, 33, 34 और 36 में इसका चर्चा है। दोस्तों ये फिर और है आर्टिकल 137 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावृत्ति करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनरावृत्ति करने का अधिकार जो है आर्टिकल 137 में। ये भी अच्छा है क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। दोस्तों एक और आर्टिकल हम बता देते हैं, अभिलेख न्यायालय की शक्ति जो है आर्टिकल 129 में है। अभिलेख न्यायालय की शक्ति, तो 3-4 आर्टिकल हो गया। 137 याद रखिएगा। 137 में क्या है कि अपना जो निर्णय दिया है उसको पुनर्लेखन करने के लिए 137 आर्टिकल दिया हुआ है। 129 है जो अभिलेख न्यायालय हो गया, और 131 जो है क्या है, वो मूल अधिकार से संबंधित है। और अपीलीय अधिकार कौन है? 132, 33, 34, 36, 35 नहीं है, 134, 36, तो ये याद रखिएगा। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का बताना है। तो फर्स्ट है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। सही है। दूसरा का है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में। दोस्तों 3री में नहीं है, ये आर्टिकल 159 में इसकी चर्चा है शपथ का। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और उसके अनुपस्थित में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। सही है। और शपथ प्रतिज्ञान के ये 59 में, तो 1, 3, 4 सही है, लेकिन 2 गलत है। ये शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 1, 3, 4 बी आंसर हो जाएगा। अगला है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों 92 संविधान संशोधन। कौन? 92 संविधान संशोधन 2003 में कौन सा जोड़ा गया? तो ये 4 भाषा जोड़ा गया है, जिसमें एक संथाली है और क्या है, ये मैथिली है। देखिए मैथिली हम लोग का भाषा है और मान बिहार का, और संथाली जो है पड़ोसी हो गया झारखंड का। ये 2 को याद हो जाएगा। एगो है बोडो, दूसरा का है डोगरी। दोनों में ड आ रहा है, तो बोडो से जहाँ से समाप्त होता है डोगरी वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये 4 गो भाषा कब जोड़ा गया? ये 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों सबसे पहले जो है मूल संविधान में 14 ही भाषा था। 1967 में, कब? 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। और किस संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर 92 में जो है 1992 में
तीन भाषा जोड़ा गया। संविधान संशोधन कौन था? 71। और दोस्तों 3 भाषा जो था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली था। शॉर्ट में इसको याद रखिएगा, नमक, न से नमक, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो ये 1992 में 71 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह आर्टिकल 51 के क में दिया हुआ है। 51 के क में, यानी कर्तव्य है। कर्तव्य की चर्चा कहाँ है? 51 के क में। और दोस्तों 48 का क भी याद रखिएगा। 48 का क जो है इम्पोर्टेंस है। इसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा ये। और इसमें अनुच्छेद 56 में क्या है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। और 21 में ये बहुत चीज़ है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, नेट चलाने का अधिकार आर्टिकल 21 में ही है। अगला है, भारत में नियंत्रक महालेख परीक्षक पद का सृजन किया गया। तो दोस्तों भारत में जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत के राजस्व से व्यय के लेखा परीक्षण के लिए नियंत्रक और महालेख परीक्षण पद का सृजन किया गया है। क्या का? 1919 के अधिनियम के थ्रू। दोस्तों 1919 में प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था भी लागू किया गया, लेकिन 1935 में संघ में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और यह इस समय इंदिरा गांधी पीएम थी। और इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। दोस्तों हाल ही फिलहाल में जो 21 में रिपोर्ट आया है, 21 या 22 में, जिसमें बाघों की संख्या कितना हो गया है? 3167 है। पहले 2967 था, 200 का वृद्धि हुआ है। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद कर्नाटक में है। अगला है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इसमें जीवों की क्या किया जाता है? आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का मिशन में शामिल नहीं है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भाग के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? दोस्तों इस मिशन में कुल 8 मिशन शामिल है। कौन कौन है? राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। लेकिन नाभिकीय शक्ति ये नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों दरोगा में इस टाइप का क्वेश्चन आता है एक, कि कोई ऐसा किताब का नाम पूछ देगा जो पर्यावरण से रिलेटेड हो। तो इसका जो है कौन है राइटर? तो ये वंदना शिवा है। और मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। और टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक जो है 2000 में ही प्रकाशित हुआ था। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो प्राथमिक उपभोक्ता के कौन उदाहरण है? तो इसमें केवल हिरन ही होगा, क्योंकि हिरन जो है शाकाहारी है और हिरन जो है घास फूस खाता है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। बाकी बात चींटी भी नहीं होगा, बाघ भी नहीं होगा, लोमड़ी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है अब 6 हो गया है। कितना है? 6। तो अब 6 हो गया है। पहले जो है 3 को हटाया गया है। वो तीन कौन कौन है? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो गया, जिसको एनसीपी बोलते हैं। अब इसका जो है राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा हट गया है। तो अब केवल 6 है। और 6 में कौन कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी, एक है बहुजन समाज पार्टी जो हाथी है इनका, और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया, और CPI-M हो गया। तो 6 पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी अब है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो कोल्लम जो है केरल राज्य में है। किस राज्य में? कोल्लम जो है केरल राज्य में है। दोस्तों इस अभियान के तहत जो है 7 लाख परिवारों को 23 लाख नागरिकों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान किया गया है। कहाँ? कोल्लम में। यह जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है।
कोल्लम। अगला है एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यह जो है प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। कब? 17 अक्टूबर 2022 को। कहाँ से किया गया? तो ये इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत दोस्तों इस योजना के तहत ही ना भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया गया है। कौन? भारत यूरिया बैंक को। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों भारत का स्थान 13वां है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितनी अनुमानित की गई है? तो कितनी? तो ये 5.9 अनुमानित की गई है। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है? दोस्तों जैसे IMF 2 रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो IMF 2 जैसे वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है IMF ही जारी करता है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक कौन कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक जो है मानव पूंजी सूचकांक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले करता था, अब बंद हो गया है। एक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव पूंजी सूचकांक, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसका आंसर 5.9 हो जाएगा। अगला है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो दोस्तों विश्व का कह रहा है तो ये टेरोन फर्स्ट है। टेरोन फर्स्ट जो है ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है और यह जो है माने फ्लोरिडा यानी अमेरिका में जो है वहाँ से प्रक्षेपित किया गया है और यह रॉकेट 110 फीट लंबा और 7.5 फीट व्यास वाला है। तो 110 फीट लंबा है ये और अमेरिका का है टेरोन फर्स्ट। अगला है भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा शुरू की गई। कब? 1 अक्टूबर 2022 को। और यह एयरटेल जो है पहला कंपनी है जो इस सेवा को लॉन्च किया है, एयरटेल व्यावसायिक तौर पर। अगला क्वेश्चन है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 200 वृद्धि हुई है। 2967 पहले था, अब 3167 हो गया है, जिसमें MP फर्स्ट स्थान पे है। अगला है अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो मिथरवाल का संबंध जो है निशानेबाजी से है। किससे? निशानेबाजी से। दोस्तों ये जो ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड जो 2022 में दिया गया है उनका नाम क्या है? तो अचंत शरद कमल है। इनका संबंध जो है किससे है? टेबल टेनिस से है। तो टेबल टेनिस से जिनको ध्यानचंद्र पुरस्कार मिला है उनका नाम है अचंत शरद कमल। तो अचंत शरद कमल जो है इनको ध्यानचंद्र पुरस्कार मिला है, ध्यानचंद खेल रत्न और टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला है असीमा एटीमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसे दिया गया है? तो ये ऑस्टिन बटलर है। और उस फिल्म का नाम क्या था? एल्विस था। उस फिल्म का नाम एल्विस था। ये ऑस्टिन बटलर को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। ये 22वां राष्ट्रपति है। इससे पहले जो कौन था? इससे पहले अब्दुल हमीद था, अब्दुल हमीद। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? तो दोस्तों प्रथम तो चीन है, दूसरा का इंडिया बना, तीसरा का जापान और चौथा USA और पांचवा रसिया है। तो चीन, इंडिया और फिर जापान। चीन, इंडिया और जापान किस में है? चीन, इंडिया, जापान। तो ये B में है। दोस्तों वर्ल्ड स्टील जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 10 जुलाई 1967 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स में है जो बेल्जियम में है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? ये वाराणसी में किया गया है, वाराणसी में। और कब से? तो 11-12 नवंबर 2022 से। अगला है वर्ल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया है? तो किसके देश? तो सिंगापुर के साथ हुआ है। दोस्तों इस साल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है साइक्लोन फर्स्ट जो है मिस्र के साथ हुआ है, इंडिया और मिस्र के साथ हुआ है। इसको याद रखिएगा, कहा कि ये फर्स्ट है। तो साइक्लोन फर्स्ट जो है इससे पहला प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है, साइक्लोन फर्स्ट मिस्र से है।
दोस्तों जैसे 2023 में कुछ हुआ, जैसे जायद तलवार जो है किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है ये युद्धाभ्यास है जायद तलवार। दोस्तों मालाबार तो किसके साथ होता है, तो ये चारों देश है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मालाबार 2023। दोस्तों एक है एक्वेरिन। एक्वेरिन जो है किसके किसके साथ हुआ है, तो भारत और मालदीव के साथ। एक्वेरिन, एक्वेरिन भारत और मालदीव के साथ एक्वेरिन हुआ है। दोस्तों इसके साथ और है, एकता भी है, एकता। अगला है बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जो 36.014% है, और पिछड़ा वर्ग कितना है 27.12% है। इसके बाद अनुसूचित जाति है 19.65%, फिर सामान्य श्रेणी जो है 15.52% है, सामान्य श्रेणी। अगला है हाल ही में लंपी प्रोवेक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह जो है त्वचा रोग से पशुओं का बचाव करने के लिए है टीका, पशुओं को है जो त्वचा रोग हो जाता है। अगला है WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो दोस्तों ये 2023 में अजरबैजान और ताजिकिस्तान दोनों देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, और अब जो है 42 देश हो गया है जो मलेरिया मुक्त घोषित है। अगला है भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत हासिल हुआ है, तो 64.03% हुआ है, और इसके विपक्ष में कौन थे, यशवंत सिन्हा। अगला है निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को दिया गया है, दोनों को मिला है। दोस्तों यह किस लिए दिया गया है, तो यह सम्मान जो है उन्हें न्यूक्लियोसाइड वेस्ट संशोधन से संबंधित उनकी खोज के लिए जो है प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ जो है प्रभावी mRNA टीकों के विकास में सक्षम हुआ है, इसलिए इनको दिया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार 2022 में किसको मिला था, तो 2022 में जो है स्वाते पावो को मिला था 2022 में, और अभी नोबेल पुरस्कार नहीं आया है, आएगा तो फिर बताएंगे। अगला है बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो मनरेगा के लिए जो है 60,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना किया गया है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी 60,000 करोड़ है। तो दोनों के लिए मनरेगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है 60,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए कितना 70,000 करोड़, और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 79,590 करोड़ किया गया है। दोस्तों रक्षा पे पूछा जाता है, रक्षा पे कितना किया गया है, तो 4,32,720 करोड़ रक्षा पे, 4,32,720 करोड़, और शिक्षा पे 1,12,899 करोड़। तो ये इम्पोर्टेंस है रक्षा पर और शिक्षा पे। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश की टीबी मुक्त करने की घोषणा की है, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, ये 2025 तक है। कब तक, 2025 तक। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय है, तो क्या था विषय, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, ये विषय था 2023 का। अब विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। ये इसका थीम है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। अगला है ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक जो है तरुण पिथौरे है। कौन है, तरुण पिथौरे। दोस्तों पागल खाना का कौन है, तो पागल खाना का ज्ञान चतुर्वेदी है। और सूर्यवंशम का तो ये शिव शंकरी है। और बॉगी बलिया इसका लेखक कौन है, सत्य व्यास है, सत्य व्यास। और ऑपरेशन गंगा का तो तरुण पिथौरे हैं। अगला है बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसको हरा कर जीता, तो दोस्तों मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 2026 का आयोजन जो है ये भारत में किया जाएगा, भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखिएगा, भारत में किया जाएगा 2026 में। दोस्तों जैसे अभी जो है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप जो है भारत में हो रहा है। अब भारत फिर 2031 में
इसका करेगा भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर, भारत और बांग्लादेश मिलकर जो है 2031 में करेगा। और 27 में कौन करेगा दोस्तों? 27 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया तीनों देश मिलकर आईसीसी पुरुष एक दिवसीय वर्ल्ड कप होगा। और 31 में याद रखिएगा 2031 में जो है भारत और बांग्लादेश फिर करेगा। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये 1975 में हुआ था और 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। 2 अक्टूबर, तो बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ बैंक का जो है आपको याद रखना है, जैसे नाबार्ड हो गया। तो नाबार्ड कब स्थापना है इसका? नाबार्ड जो है ये कब बना? तो 1982 में बना है। कब? 1982 में। और फिर सेबी कब बना? सेबी को भी याद रखना है। सेबी बना है 1988 में। कब? 1988 में। इसके बाद एक है IRDAI, बीमा कंपनी है IRDAI, ये बना है 1999 में। दोस्तों एक्जिम बैंक जो है, एक्जिम बैंक कब बना? तो एक्जिम बैंक जो है 1982 में। दोस्तों IDBI का भी याद रखिएगा। IDBI जो है ये 1964 में ही बना था। IDBI। SBI तो जानते ही होंगे, तो SBI बताने की जरूरत नहीं है, 1955 में है। आपको मेन याद रखना है नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में, नाबार्ड 82 में, सेबी 88 में और IRDAI जो है 99 में बना, एक्जिम बैंक 1982 में और फिर IDBI बैंक जो है 1964 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है सेवा कर है। दोस्तों अप्रत्यक्ष कर जैसे सीमा शुल्क हो गया, बिक्री कर हो गया, सेवा कर हो गया, GST जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, GST। अगला है छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? तो दोस्तों चलैया समिति ने सर्वप्रथम छोटे व्यापारियों के लिए जो है एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश की थी। कर ढांचे में सुधार के लिए जो है चलैया समिति कब का गठन किया गया था? तो 1991 में। कब? 1991 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलैया समिति। दोस्तों केलकर समिति जो है, केलकर समिति पिछड़ी जातियों पर पहली समिति थी, केलकर। दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि गोपारिया समिति किससे है? तो बैंकिंग सेवा सुधार से है। रंगराजन समिति तो भुगतान संतुलन से है। रंगराजन कौन है? भुगतान संतुलन से। दोस्तों खुसरो समिति किससे है? तो कृषि ऋण से है। कोठारी आयोग शैक्षणिक सुधार से है। दोस्तों हम पिछला वीडियो में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जब उनकी हत्या हुई थी तो उनके पर कौन आयोग बना था? तो राजीव गांधी पर जो है जैन आयोग बना था और ये इंदिरा गांधी पे ठक्कर आयोग, ये दोनों याद रखिएगा। अगला है नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो नकदी लेन देन सिद्धांत जो है फिशर ने दिया था, फिशर ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना? दोस्तों 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहली बार कृषि को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया। कब? 1977 में ही। ये करेंट क्वेश्चन नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। 1977 में जो है कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया। अगला है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो किस शिलालेख में? तो ये 6ठा शिलालेख में। दोस्तों पहला शिलालेख में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है पहला में। तो पहला में क्या किया गया है? पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख में क्या कहा गया है? दोस्तों इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। दूसरा में मनुष्य और पशु दोनों के लिए। और तीसरा में जो है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए और शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो हर 5 वर्ष में अपने क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया। किसमें? तीसरा में। और चौथा में दोस्तों ये अभिलेख में जो है, ये शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की है। तो चौथा में क्या है? भेरी घोष के जगह पे धम घोष की घोषणा। पांचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति जो है 5वां शिलालेख में। और छठा में तो इसमें ये आत्मनियंत्रण की शिक्षा देने की बात कही गई है। दोस्तों 7वां में क्या कहा गया है? तो इसमें जो है तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है 7वां में। और 9वां में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है 9वां में। और 13वां में क्या है? तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और 11 में धम्म की व्याख्या किया गया है। 11 को याद रखिएगा, धम्म की व्याख्या किया गया है। और चौथा में जो है भेरी घोष की जगह धम्म की घोष की घोषणा की है चौथा में। अब फर्स्ट सेकंड तो ज़्यादातर याद ही रहता है। अगला है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है।
और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। और मोहनजोदड़ो को राखालदास बनर्जी 1922 में। और रंगपुर की खोज जो है रंगनाथ राव ने 1953 से 54 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों इससे भी एक क्वेश्चन आता है खोज से, तो आप देख लीजिएगा। अगला है, किस ब्राह्मण ने गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में इस सब का उल्लेख मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में। दोस्तों वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है और उपनिषद का 108 है। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। दोस्तों वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण के ही स्थान आता है। अगला है, देवपरा अभिलेख किससे संबंधित है? तो देवपरा अभिलेख जो है ये बंगाल के शासक जो विजयसेन थे उनसे संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख, दोस्तों एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। इसमें बहुत ही अच्छा बात एक ये है कि इसमें इसका जो कवि है रविकृति, ये कहता है कि आज जो है हम इसमें कालिदास का फर्स्ट टाइम चर्चा होता है। ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है कि एहोल अभिलेख में कालिदास की चर्चा है। माने इसका कवि जो कहता है आज जो है हम भैरवी और कालिदास जैसा विख्यात हो चुके हैं। तो इसको याद रखिएगा, कालिदास की चर्चा किस अभिलेख में हुआ है? तो एहोल अभिलेख में। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो दोस्तों इसमें सबसे अधिक था 50%। और ये अब उपाधि धारण किया था, सिकंदर यासानी का उपाधि धारण किया था। अगला है, किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया? तो दोस्तों इसमें बुका प्रथम होगा जिसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। दोस्तों हरिहर द्वितीय ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया, हरिहर द्वितीय ने, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देवराय द्वितीय जो है गजबेटकर की उपाधि धारण किया था। इसका क्या है? हाथियों का शिकारी। दोस्तों अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के काल में ही आया था। और निकोलो कांटी जो है देवराय प्रथम के काल में आया था। निकोलो कांटी जो इटली के था। आयंगर व्यवस्था जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, आयंगर व्यवस्था। अगला है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया? तो जजिया कर को पुनः जो है 1679 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1679 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना जो है रॉबर्ट क्लाइव किया था और हटा दिया था वारेन हेस्टिंग ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य क्रम, तो दोस्तों सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद जो है मैसूर किया, इसके बाद तंजौर किया है। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। तो तंजौर कब किया? तंजौर जो है 1799 में ही किया है। दोनों मैसूर और तंजौर दोनों यही किया है 1799 में। 1798 में जो है हैदराबाद किया था और 1801 में जो है अवध किया है 1801 में। और लाया था कौन? लॉर्ड वेलेस्ली लाया था। पहिया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों पहिया विद्रोह का संबंध जो है ये पहिया नहीं है, पहाड़िया विद्रोह होगा। पहाड़िया विद्रोह का संबंध जो है भागलपुर और संथाल परगना से है। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है तिलका माझी ने किया था। तो बिहार और झारखंड से संबंधित हो जाएगा। अगला है, 1897 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो इलाहाबाद में जो है कर्नल लीन ने दबाया था। किसने? कर्नल लीन ने। दोस्तों दिल्ली में जो है भारतीय नायक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था और वक्त खां था। और इसको दबाया कौन था? निकलसन और हडसन ने दबाया था। निकलसन और हडसन ने। दोस्तों कानपुर में नाना साहब थे और कैंपेबल ने दबाया था। और लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल थी और कैंपेबल ने इसको दबा दिया था। दोस्तों तो कानपुर और लखनऊ को कैंपेबल हो गया और झांसी को हीरोज ने, रानी लक्ष्मीबाई वहाँ की नायिका थी। दोस्तों इलाहाबाद जो है लियाकत अली था और कर्नल लीन ने इसको दबाया था। ये तो इलाहाबाद से कौन संबंधित है? तो इलाहाबाद से लियाकत अली था भारतीय नायक। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर और विंस्टेल आयर ने इसको 1858 ईस्वी में दबा दिया था, बिहार में है। अब बरेली में खान बहादुर खां और 1897 में नायक थे ये बरेली से। और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला था और फतेहपुर से अजमुल्ला था। अगला है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सरकार कहे तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था और आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में किया गया था।
तो सरकार कह रहा है यहाँ पे तो सुभाष चंद्र बोस है 1943 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है सो पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी द्वारा ये मेरी कहानी नहीं लिखी गई। मेरी कहानी जो है PGN पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। और हरिजन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, ये सब जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। नवजीवन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, नवजीवन। अगला है किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम भारतीय महिला कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जो 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में, वो 41वां था। 1985 से आप जोड़ सकते हैं, 41वां था। अगर फर्स्ट महिला का है सीधे तो एनी बेसेंट है। अगला क्वेश्चन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति से लिया गया है? तो ये तीनों वर्ड जो है ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये कब हुआ था? 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। और इसी का प्रमुख नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो उसी से जो है भारत के संविधान में लिया गया। अगला निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई सेम होता है? तो दो भौतिक राशि का जो है बल और भार का जो है सेम होता है, क्योंकि बल का क्या होता है? न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकेंड होता है। भार का भी वही होता है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर वायु की गति का मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण को दर्शाता है? तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज एनर्जी, mgh होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। दोस्तों एक क्वेश्चन अगर पूछेगा कि स्थितिज ऊर्जा किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो m और g और h पर डिपेंड करता है, बाकी बात पे नहीं डिपेंड करता है। अगला है बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है? तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण पे है। किस पे है? ऊर्जा पे है। इसका क्या होता है फॉर्मूला? मोमेंटम हाफ ρv² और ρgh, ये कांस्टेंट होता है। और यहाँ क्या हो गया? P जो हो गया द्रव का दाब हो गया, मोमेंटम नहीं सॉरी, ये दाब हो गया। और रो क्या है? द्रव का घनत्व हो गया, G त्वरण हो गया, H द्रव की ऊंचाई हो गया। तो यही ऊर्जा सिद्धांत पे काम करता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? तो किसके कारण होता है? तो हवा का दबाव के कारण ये होता है, हवा का दबाव। दोस्तों जब किसी ध्वनि स्रोता से वायु में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो यह ध्वनि वायु में तेजी से गति करती है, तब वायु में संपीड़न होता है और विरलन होता है। इसका हवा का दबाव हो जाएगा। अगला है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो क्या आवर्धन होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बार प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसको कहते हैं? यानी किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को जो है आवर्धन कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, धनात्मक होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो फर्स्ट है दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। दोस्तों किसी भी दो तत्व के परमाणु समान नहीं होते हैं, तो फर्स्ट ही गलत हो गया। बाकी बात परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, सही है। इसमें सभी सत्य हैं, तो नहीं, फर्स्ट ही गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है धातुओं के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये तन्यता होता है, तन्यता। अगला है जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में जो है विपरीत प्रसारण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विपरीत प्रसारण द्वारा जो है जल का शुद्ध किया जाता है। जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत प्रसारण दाब से उच्च होता है तो वह प्रसारण जो है विपरीत प्रसारण कहलाता है। तो इसका विपरीत प्रसारण होगा। इसमें कह रहा है कि कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो क्षारीय विलयन कहते किसको है? जो OH का सांद्रण H+ से अधिक होता है। जब OH आता है इसका सांद्रण जो है H+ से अधिक हो तो ये क्षारीय विलयन होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो एस है, एस का फर्स्ट ग्रुप का ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है। एस का फर्स्ट ग्रुप का जो भी तत्व होता है और ऑक्साइड बनाता है तो वह क्षारीय होता है, क्षारीय धातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें नहीं होगा। बाकी बात कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम होता है। निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस को लाल में कर देता है? तो दोस्तों एक ट्रिक है BRA ब्लू को रेड एसिड करता है। एक है RBB जो है ये क्या करता है? रेड को ब्लू कर देता है। कौन? बेस यानी क्षारीय। तो इसमें क्या हो जाएगा?
इसमें जो है इसका आंसर जो है सिरका हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो एसिड होगा, तो एसिड क्या है, सिरका है। बाकी बात चूने का पानी, धोवन सोडा और बेकिंग सोडा जो है ये क्षारीय है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एटी को समानतः किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये हैलोजन के नाम से जाना जाता है। और वर्ग 17 में है ये जो सभी है, एस्टेटिन इसको बोलते हैं, ये एटी को, तो ये 17 में है। दोस्तों हाइड्रोजन में जो है ये एस्टेटिन जो है सिर्फ एक ही धातु है, एक ही है जो रेडियो एक्टिव तत्व है। बाकी फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है यह धातु है। अगला है अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण जो है हैबर प्रक्रिया द्वारा होता है। किस द्वारा, हैबर प्रक्रिया द्वारा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अमोनिया और नाइट्रोजन का एक अस्थाई हाइड्राइड है, और प्रिस्टले ने बताया था, कौन, प्रिस्टले ने बताया था कि जब अमोनिया क्लोराइड और लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त किया जाता है। तो वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, प्रिस्टले। माइकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी का अध्ययन कवक कहलाता है। कवक जो है माइकोलॉजी का अध्ययन करता है। दोस्तों फाइकोलॉजी के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु किसमें है, तो इसमें जो है जल में होता है। जल जो है कोशिका में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो दोस्तों पौधों में लचीलापन जो है एक कोलेनकाइमा के कारण होता है, कोलेनकाइमा। दोस्तों जैसे प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है क्या होता है, एपिकल होता है, लेटरल होता है, इंटरकैलरी होता है। और परमानेंट दो टाइप का होता है, एक सिंपल टिश्यू होता है, एक जटिल टिश्यू होता है, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू का ये है कोलेनकाइमा। तो सिंपल टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा फर्स्ट हो गया, दूसरा का कोलेनकाइमा हो गया, तीसरा का जो है कौन हो गया, ये स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा ये तीसरा का है। दोस्तों कोलेनकाइमा जो है सहारा भी प्रदान करता है और लचीलापन भी प्रदान करता है। अगला है मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्र कौन है, तो XY है, और महिला में XX है। अगला है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो अमीबा में प्रजनन जो है द्विखंड विधि द्वारा होता है। किस द्वारा, द्विखंड विधि द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो कौन सा जो है इसमें परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, तो दोस्तों बड़ी आंत जो है ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र का अंग जो होता है हृदय, रक्त और धमनियाँ होता है। अगला है निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, तो किन पौधों को, तो दोस्तों स्पाइरोगैरा जो है ये जड़, तना और पत्तियों में विभेदित इसमें हम नहीं कर सकते हैं। पर स्पाइरोगैरा क्या है, एक शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो स्पाइरोगैरा हो जाएगा। अगला है सूची 1 और 2 में मिलाना है। दूध सागर कहाँ है, तो दूध सागर जो है गोवा में है। कहाँ, दूध सागर। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे MP में है, तो दूध सागर कहाँ है, गोवा में है। बरकाना जो है कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। और डुडुमा जिसको बोलते हैं ये उड़ीसा में है। और किलियूर जो है कहाँ है, किलियूर तमिलनाडु में है। अगला है माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है और कहाँ अवस्थित है। दोस्तों इससे पिछला प्रैक्टिस सेट में हम अंडमान निकोबार का कंप्लीट डिस्कशन किए थे और बहुत ही अच्छा डिस्कशन किए हैं। आप वहाँ जाकर देखिए, जरूर इसका सही कर दीजिएगा। तो ये ग्रेट निकोबार में है, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है। दोस्तों यहाँ भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। जैसे फर्स्ट पहले हम देखे थे पिरीपेरीज और कोको द्वीप के बाद जो है उत्तरी अंडमान है। तो यहाँ पे कोको चैनल है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कौन चैनल है, कोको चैनल है। दोस्तों उत्तरी अंडमान पर जो है कौन है, सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में ही है। और इसके बाद मध्य अंडमान है, तो मध्य अंडमान जो है अंडमान का सबसे बड़ा भाग है। और फिर दक्षिण अंडमान है और इसके बाद लिटिल अंडमान है। तो यहाँ क्या गो है, ये उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य हो गया, दक्षिण हो गया और लिटिल हो गया। तो लिटिल जो है, लिटिल पे
और कार निकोबार, लिटिल और कार निकोबार, यहाँ कार निकोबार है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल बनता है। और दक्कन पासेज कहाँ बनता है, तो दक्षिणी और लिटिल में बनता है। लिटिल और दक्षिणी में जो है यहाँ पे दक्कन पास बनता है। कहाँ, दक्षिणी अंडमान पे और लिटिल अंडमान पे दक्कन पास। इसके बाद लिटिल में कार निकोबार में जो है ये कौन बनता है, 10 डिग्री चैनल। और कार निकोबार और लिटिल निकोबार में ये सोमरेवो चैनल है। और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में जो है सेंट जॉर्ज चैनल है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, कौन, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, यहाँ पे कौन है, सेंट जॉर्ज चैनल है, सेंट जॉर्ज चैनल है। और यहाँ पे ग्रेट हो गया। इसके बाद सुमात्रा द्वीप है, तो सुमात्रा द्वीप इसी ग्रेट चैनल निकोबार पे जो है माउंट थुलियर है इसी पे। और यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच ग्रेट चैनल है। तो डेक्कन पास, सेंट जॉर्ज चैनल और ग्रेट चैनल, ये तीनों याद रखिएगा। डेक्कन पास किसके किसके बीच है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। 10 डिग्री चैनल तो सभी जानता है। सेंट जॉर्ज जो है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार है। दोस्तों निकोबार में भी 3 है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो कार और लिटिल निकोबार के बीच सोमरेवो चैनल है। और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के कौन है, सेंट जॉर्ज चैनल। और ग्रेट निकोबार सुमात्रा जो इंडोनेशिया का है उसके बीच में ग्रेट चैनल है। तो सेंट जॉर्ज चैनल जो है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच है। अब इसमें मिलाना है, भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया है, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था ये। सर्क जो है, सर्क हिमनद के अपर्दनी लक्षण है। कौन है, हिमनद के अपर्दनी लक्षण, तो ए का डी हो जाएगा। यारडांग क्या है, तो वायु के अपर्दनी लक्षण है यारडांग। बरखान जो है वायु के निक्षेपण लक्षण है, वायु के निक्षेपण लक्षण कौन है, तो ये, तो फर्स्ट क्या हो गया, सर्क हिमनद के अपर्दनी लक्षण। यारडांग जो है वायु के अपर्दनी लक्षण है यारडांग। बरखान जो है वायु के निक्षेपण लक्षण है, ये सी हो गया, 3 हो गया। और ड्रमलिन जो है हिमनद के निक्षेपण है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होता है, तो प्रति चक्रवात की विशेषता जो है दोस्तों ये चक्रवात के विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, उच्च दाब केंद्र में होता है और निम्न दाब चारों ओर होता है। तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर आती है इसमें, इससे क्या होता है, आकाश साफ होता है। इसका डी स्वच्छ आसमान, डी हो जाएगा। इसमें 2 फैक्ट है, मानिए केंद्र में जो है सेंटर में क्या होता है, सेंटर में उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर होता है सेंटर में, और बाहर जो है लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है। किस में, प्रति चक्रवात में। चक्रवात का है तो चक्रवात में जो है केंद्र में लो निम्न दाब होता है केंद्र में। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पंचनद में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों सिंधु पंचनद में सम्मिलित नहीं है, बाकी बात और सब है। रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब जो है पंचनद में आता है। तो बहुत स्टूडेंट पंचनद सिंधु मारे होंगे, लेकिन सिंधु ही पंचनद में नहीं है। बाकी बात जो पाँच है, रावी हो गया, झेलम हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, चिनाब हो गया, ये पंचनद में है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा है जो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, दोस्तों मलाजखंड है। बाकी बात जो खनन है, जैसे वेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अनंतपुर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और ये मयूरभंज जो है उड़ीसा में है। अब मलाजखंड जो है कहाँ है, मलाजखंड एमपी में है, जो तंबा के लिए फेमस है। मलाजखंड तंबा के लिए फेमस है। तो वेलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। मयूरभंज जो है उड़ीसा में है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे घनत्व न्यूनतम है। तो सबसे घनत्व न्यूनतम कहाँ है, ये इसके अनुसार मिजोरम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को बताना है, तो फर्स्ट है बेंगुआला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, गलत है ये। दोस्तों बेंगुआला जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है बेंगुआला, ये अटलांटिक होगा, इसलिए फर्स्ट गलत है। समताप मंडल में संवहनीय धारा पाई जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि संवहनीय धारा जो है क्षोभ मंडल में होता है, ये क्षोभ मंडल में होता है। और सीमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी धारा है। दोस्तों सीमुम जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क जलधारा है, तो ये गर्म और शुष्क है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म और शुष्क धारा है, तो ये सही है। बाकी बात ये गलत है।
सब है। तो बेंगोला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है, अटलांटिक महासागर की है। समताप मंडल में स्थित है, एक क्षोभ मंडल में होता है। और सिमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क धारा है। और ऑस्ट्रेलिया में ये है। कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा तक के किस नाम से जाना जाता है? कृष्णा डेल्टा तक के, तो ये कोरोमंडल से जाना जाता है। अगला है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? तो ये कौन व्यक्ति है? जमशेदजी ईरानी। अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो किस कंपनी को महारत्न की दर्जा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। बाकी बात, कोल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड, ये 12 महारत्न कंपनी है में है, इसमें है। सबसे लास्ट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है। अब शायद 13 हो गया है। मंकी पॉक्स नामक बीमारी का स्वास्थ्य WTO क्या नाम रखा है? WHO, तो ये MPOX रखा है, MPOX। अगला है, दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दलखाई नृत्य जो है उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है, उड़ीसा राज्य का। दोस्तों चेरवा नृत्य कहाँ है? मिजोरम में है। चेरवा नृत्य मिजोरम में है। और रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर में, है। कथकली केरल में है। यक्षगान कर्नाटक में है। करगम तमिलनाडु में है। अगला है, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है? तो ये फ्रांस से खरीदा गया है। इसमें कह रहा है कि लुप्त संख्या बताना है। तो इसमें क्या है? 14 गुने 5 कीजिए, 5 गुने 14 अब +5 + 14 इसको कीजिएगा तो 70 और 5 + 9 79, 14 5 19 न होता है, तो 19 और 70 89, 7 गुने 8 और +7 + 8 56 + 15 71, ये सही है। तो 11 गुने x 11 + x तो 12x हो गया। तो 12x 119 में से 11 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। x का मान 9 हो जाएगा। संख्या के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। तो संख्या का योग कितना है इसमें? 12 18 और 6 36 हो गया। तो इसी तरह 16 12 8 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 16 12 8 36। $9,000 का 10% वार्षिक दर पर 2 माह 4 माह चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। तो इसको तो 4 माह को जो है 1/3 कर लीजिए, तो 2.1/3 वर्ष हो गया और 10% वार्षिक हो गया। तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 9,000 इंटू 1 + 10/100 जो R दिया है 2 इंटू 1 + 10 का 3rd हो जाएगा बटे 100। इसको कट कुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इसको कट कुट कीजिएगा तो 2253 आ जाएगा। सी आंसर। अगला है, नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर और नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। तो पूरा दिया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 36 डिस्टेंस हो गया x + 3 और 36 बटे x - 3 बराबर कितना है? टाइम निकाल दिया है टोटल का। और इसका x का मान जो है कितना आ जाएगा? 9 आएगा। तो ये 9 किलोमीटर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो त्रिभुजों की संख्या गिनिएगा, टोटल 32 है, 32। तो चलिए दोस्त इतना ही। अगर दोस्तों थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि डेली हम वीडियो बना सकें। चलिए दोस्त, थैंक यू।